हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ आने वाले जो भी एडिटोरियल्स हैं उनका भी एनालिसिस करेंगे नोट्स के साथ। सो द फर्स्ट आर्टिकल इट सेज दैट 3 किल्ड इन फ्रांस चर्च अटैक। तो अभी जो फ्रांस है वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी हो गई, बिकॉज जो चार्ली हेब्दो मैगज़ीन है उस मैगज़ीन ने अपने फ्रंट पेज पे जो है वो एक कार्टून पब्लिश किया था जो कि मुस्लिम्स हैं उनके सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा था। तो उसके बाद एक टीचर की फ्रांस में जो है वो हत्या कर दी गई। तो उसके बाद वहाँ पे जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उसको टेरर अटैक से अटैच कर दिया, जिसके बाद फ्रांस में बहुत ज़्यादा जो है वायलेंस बढ़ गई। तो ये इशू है। देन नेक्स्ट वन इज़ PLA अपग्रेडिंग ट्रूप्स क्वार्टर्स अहेड ऑफ विंटर। जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वो अपने जो क्वार्टर्स हैं उनको अपग्रेड कर रही है विंटर के लिए। जैसे कि जो विंटर होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो वहाँ पे -40 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो उसके लिए जो PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वो अपने लिए कुछ स्पेशलाइज्ड इंसुलेशन रूम बना रही है, जिसमें कि जो टेम्परेचर है वो इंसुलेशन क्वार्टर्स बना रही है जिसमें टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री तक रहेगा, जिससे कि और उसमें फूड की जो अरेंजमेंट है वो भी रहेगा, ऐसी बात की जा रही है। देन नेक्स्ट वन इज़ लेटेस्ट कोर सेक्टर श्रिंकिंग सिंस मार्च। आप ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में आपको सारी की सारी जितनी भी न्यूज़ रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, वो सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे कवर करते हैं हम, जिससे कि आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन पूरे जितने भी टॉपिक आपके हैं तो सारे के सारे टॉपिक आपको एक ही बार में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सारी की सारी जितने भी आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो लोवेस्ट कोर सेक्टर श्रिंकिंग है सिंस मार्च। जो कोर सेक्टर्स होते हैं 8 कोर सेक्टर्स आर देयर। तो वो जो कोर सेक्टर्स हैं उनमें जो श्रंक हुआ था पहले, जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो रहा था, तो जिसकी वजह से जो आउटपुट है वो बहुत कम आया। तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो मार्च के बाद से, मार्च अप्रैल मई में। और उसके बाद जब वो रिवाइव होना स्टार्ट हुए तो अभी सबसे कम श्रिंकिंग है मार्च से, मतलब सबसे कम अभी ये तीनों सेक्टर जो हैं श्रिंक हुए हैं। और इवन जो स्टील आउटपुट है, इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट है, कोल का जो प्रोडक्शन है उसमें जो है बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब यहाँ पे इंडिया का जो कोर सेक्टर आउटपुट है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द 7th कॉन्जिक्यूटिव मंथ। कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, 7th मंथ लगातार कॉन्ट्रैक्शन के हो चुके हैं, बट अभी सबसे मिनिमल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 0.8% द डिक्लाइन इन द कोर सेक्टर आउटपुट इन सितंबर सिंस मार्च। मार्च से 0.8% कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। और कोल में 21.2% जो है ग्रोथ देखी गई। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील में 0.9%, इलेक्ट्रिसिटी 3.7%। ये फिगर अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए इम्पॉर्टेंट है कि 8 कोर सेक्टर्स कौन से होते हैं। और ऐसा क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि ये बताइए कि इसमें से कौन से कोर सेक्टर हैं, कौन से कोर सेक्टर नहीं हैं। सो एक बार नोट्स के बेसिस पे देख लेते हैं। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक हैं सबको कवर किया गया है। एक हर एक पेज से, द हिंदू के हर एक पेज से जो भी इम्पोर्टेंट आपके लिए न्यूज़ है उस न्यूज़ में से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको यहाँ पे नोट्स के बेसिस पे डिस्कस करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको पूरा सॉल्यूशन यहीं पे मिल सके और आपको इधर उधर जो है नोट्स का सर्च ना करना पड़े। अब सबसे पहले देख लेते हैं 8 कोर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो 8 कोर सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, वो इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको कोर सेक्टर क्यों कहते हैं?
बिकॉज़ ये एक तरह से बोला जाए कि इनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देश में हो रही हैं, जो भी इकोनॉमिक आउटपुट आ रहा है, वो इन्हीं की वजह से आ रहा है। कोई भी घर बन रहा है, हाउसिंग सेक्टर है, तो वो सीमेंट की वजह से है। कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही तो वो फर्टिलाइज़र्स की वजह से है। कोई अदर एक्टिविटी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम है वो नेचुरल गैस की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही तो वो इंडस्ट्रीज़ उससे चल रही हैं। तो ये जो है वो उनका जनरल इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। दैट्स वाई दे आर नोन एज कोर सेक्टर। और ये जो है इनका घटना और बढ़ना दूसरे सेक्टर्स को बहुत हद तक इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये जो हैं इनको कोर सेक्टर्स कहते हैं। अब जो कोर सेक्टर हैं वो जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है आईआईपी में, इसका 40% शेयर है। जो आईआईपी गिव्स है जो ग्रोथ रेट है डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स इकोनॉमी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके बाद यहाँ से अपने लिए इतना ही बस इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट, सेंटर सेट्स अप कमीशन टू टैकल एनसीआर पॉल्यूशन। अभी सेंटर ने अपना एक एफिडेविट सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट को रिलेटेड टू जो एनसीआर में पॉल्यूशन हो रहा है, नेशनल कैपिटल रीजन में जो पॉल्यूशन है बिकॉज ऑफ स्टेबल बर्निंग एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट। तो उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट सपोर्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट को कि वो एक परमानेंट जो है बॉडी सेटअप करेंगे, स्टैच्यूटरी बॉडी सेटअप करेंगे एंड एक ऑर्डिनेंस अभी लेके आ रहे हैं बिकॉज अभी कोई भी जो पार्लियामेंट का सेशन जो है वो नहीं चल रहा है। सो दे हैव टू ऑब्वियसली ब्रिंग ऑर्डिनेंस। तो जो ईपीसीए है, 22 ईयर्स ओल्ड ईपीसीए, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो दिल्ली में अभी तक एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो देख रही थी। तो उसको जो है डिज़ोल्व कर दिया जाएगा और जो है न्यू बॉडी लाई जाएगी और लाई गई है और उसको अभी सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फॉर्मल जो है वो सपोर्ट मिलना बाकी है। अब ये जो नई बॉडी है इसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन इन एडजॉइनिंग एरियाज़। जो भी आपका ये येलो कलर से मैंने सेट किया है यही बस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सारा तो वो फिर 400 वर्ड इनको लिखने होते तो उसमें पूरा फिल करते हैं, वो इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि ये डेली की न्यूज़ है, डेली आज आई कल चली गई। तो वो न्यूज़ अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए जो पॉइंट है, पॉइंट इज़ दैट कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी, एक बॉडी जो है इस्टेब्लिश की है एयर पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए। बस इतना इम्पोर्टेंट है। अभी इसके बाद आगे हम ये सफ़र का सिस्टम भी देखेंगे कि एयर क्वालिटी को आखिर दिल्ली में मॉनिटर कैसे किया जाता है। और ये एक पोर्ट्रेट पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है कि दिल्ली में इतना इतना ज़्यादा स्मॉग है कि एयर में विजिबिलिटी भी बहुत कम है। अब यहाँ पे जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और स्टेट ब्रांचेस हैं उनके पास पावर है कि वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर वाटर और लैंड पॉल्यूशन। और अगर उनका क्लास ऑफ ज्यूरिसडिक्शन होता है तो कमीशन जो है वो एक रिट भी दे सकती है स्पेसिफिक मैटर कंसर्निंग एयर पॉल्यूशन। तो ये इस कमीशन का एक मेन वर्क हो गया कि अगर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो अपना काम कर रहा है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो अपना काम कर रहा है और उनके जो वो लैंड एयर वाटर में अपना जो है डिसीज़न दे रहे हैं, लेकिन अगर उनके बीच में भी कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करने का काम जो है ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो करेगी। और यहाँ पे स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया है कि जो भी मैटर कंसर्निंग होंगे एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड सिर्फ उसी में काम करेगी, ऐसा नहीं कि हर एक फील्ड में, लैंड और वाटर में नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे NIA सर्चेज ऑन इन कश्मीर एंड दिल्ली। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो NIA है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने जो कश्मीर रीजन में जो है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया बिकॉज उनको ये इंटरनल न्यूज़ मिली थी उनको कि कश्मीर वैली और जो उसके आसपास का रीजन है वहाँ पे बहुत सारे NGOs ऐसे हैं जो
फ़ंड लेते हैं कोई वेलफेयर के लिए, एजुकेशन और हेल्थ के लिए, बस उस फंड को लेकिन वो डाइवर्ट कर देते हैं टेरर एक्टिविटीज़ में, वहाँ पे जो है माहौल को ख़राब करने में वैली में। तो उसके बेसिस पे जो एनआईए है उन्होंने दिल्ली और कश्मीर में सर्च किया। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। अब अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एनआईए ने जो केस रजिस्टर्ड किया है वो अंडर वेरियस सेक्शन ऑफ एंटी टेरर लॉ। जो इंडिया में एंटी टेरर लॉ है, वैसे तो इंडिया में बहुत सारे एंटी टेरर लॉ हैं, पोटा, टाडा, यूएपीए। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है वो है यूएपीए। तो यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एनआईए और यूएपीए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे हम आपके लिए डेली न्यूज़पेपर का जो क्रक्स है वो बिल्कुल मॉर्निंग में 7:30 पे ही लाने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर एक लाइक करेंगे तो हमें भी एक सपोर्ट मिलेगा और जल्दी हम उसको लाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे जो नोट्स में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे थोड़ा, जिससे कि आपको और अच्छे से चीज़ों का पता चल सके। तो यहाँ पे अपने लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एनआईए एंड सेकेंड वन इज़ यूएपीए। तो एक बार नोट्स के बेसिस पे देख लेते हैं। एनआईए जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि मुंबई में टेरर अटैक हुए थे उसके बेसिस पे बनी थी, बिकॉज़ उस समय इंडिया में कोई भी एक ऐसी एजेंसी नहीं थी जो एजेंसी कोऑर्डिनेट कर सके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। अब उस समय केस ये था कि जो टेरर अटैक है वो मुंबई में हुए थे, बट उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रोल प्ले नहीं कर सकती थी स्टेट को सरपास करते हुए, बिकॉज़ जो स्टेट्स है उनका अपना जो है अलग अलग एंटी टेरर लॉ होते हैं। तो उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ एडवाइस और एड दे सकती थी, लेकिन कोई उनका ज्यूरिसडिक्शन वहाँ पे नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद एक ऐसी एजेंसी की ज़रूरत पड़ी जो एजेंसी क्या कर सके, स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेट कर सके या जिसका ज्यूरिसडिक्शन ऑल ओवर इंडिया में है। तो उसके बाद इस एजेंसी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। अब ये जो है एक सेंट्रल एजेंसी है, मतलब इसका पूरा का पूरा जो रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, और ये जो है ऑफेंसेस में परसिक्यूट करती है, मतलब उनको उनकी जो है सुनवाई करती है, उनकी छानबीन करती है, जो कि इंडिया की सोवर्जिनिटी को अफेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं, इंटीग्रिटी को अफेक्ट करते हैं, कोई स्टेट की सिक्योरिटी या फिर कोई जो फ्रेंडली रिलेशन है फॉरेन स्टेट से उनको कोई इम्पेक्ट कर रहा है। तो उसके बेसिस पे जो है ये अपना काम करती है। जो भी एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस पे भी ये देखती है। और जो हाई क्वालिटी काउंटरफिट इंडियन करेंसी है, जैसे कि 500 रुपीज़ और 2000 रुपीज़ के नोट हो गए, तो अगर वो काउंटरफिट नोट्स हैं, अगर कोई पर्सन उनको सर्कुलेट कर रहा है तो वो हो सकता है कि टेरर एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए कर रहा हो, तो उसको भी कर्ब करने का काम ये करते हैं। और जो भी नेशनल ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट है, कन्वेंशन है, रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन में, उनमें भी उनको भी अच्छे से सीमलेसली चलाने का काम करती हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो इंडिया में टेरर को फाइट करना। ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। इसका मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी टेरर को रोकने के लिए लॉ बनाए हैं उसको एनफोर्स करने का काम एनआईए करती, जैसा कि हमने अभी देखा था कि ये यूएपीए को इम्प्लीमेंट करेगी उनके अगेंस्ट। अब यहाँ पे जो एनआईए बिल है वो पार्लियामेंट में प्रपोज किया गया, उसमें कुछ अमेंड कर दिए गए। तो अब ये कुछ फॉलोइंग और भी जो ऑफेंस हैं उनकी भी ये छानबीन कर सकती है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑफेंस रिलेटेड टू काउंटरफिट करेंसी और बैंक नोट। ऊपर ये था कि वो हाई क्वालिटी के जो हाई वैल्यू वाले काउंटरफिट नोट हैं वो, लेकिन अभी बात की जा रही है कि जो अदर जो काउंटरफिट करेंसी नोट हैं उनमें, और जो आर्म्स की प्रोहिबिशन करना, कि आर्म जो हथियार वगैरह होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई कर रहा है, सेल कर रहा है, तो अगर वो इलीगल है तो उस पर भी रोक लगाना। देन साइबर टेररिज्म और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट में जो भी चीज़ें हैं उन पे बात करना। अब
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो भी ऑफेंसेस हैं उनका उनका ट्रायल करने के लिए कोई स्पेशल कोर्ट बनाती है अंडर सेक्शन 11 एंड 22 ऑफ एनआईए एक्ट 2008। अब इसमें जो कंपोजिशन होता है वो जज अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उनको रिकमेंड करता है। अब इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एडिशनल जज भी अपॉइंट कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। अब जो ज्यूरिसडिक्शन है स्पेशल कोर्ट की, जो स्पेशल कोर्ट है उसके पास सारे पावर है सेशन कोर्ट के। अब यहाँ आगे बात कर लेते हैं यूएपीए जो एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसको पास किया गया था 1967 में। ये जो लॉ है वो इफ़ेक्टिवली प्रिवेंट करता है जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं उनका, जो एसोसिएशन है इंडिया में, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ इंडिया में चल रही हैं उनको। अब ये जो एक्ट है वो पावर देता है, एब्सोल्यूट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिससे कि वो कोई भी एक्टिविटी को एज अ अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर कर सकती हैं ऑफिशियल गैजेट से। अब इसमें जो है वो डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो हाईएस्ट पनिशमेंट है, जो अंडर यूएपीए जो भी इंडियन और फॉरेन जो है दोनों नेशनल को चार्ज किया जा सकता है। अब यहाँ पे इसके बाद जो है अंडर जो यूएपीए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो फाइल कर सकती है चार्जशीट, उसको इसके पास टाइम है मैक्सिमम 180 डेज़ का आफ्टर द अरेस्ट, एंड ड्यूरेशन जो है वो एक्सटेंड कर दी जा सकती है। अब अमेंडमेंट जो है इसमें कुछ अमेंड किए गए और 2004 में इसको अमेंड करके इसमें टेररिस्ट एक्ट जो है वो ऐड किया गया, और लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस टू बैन ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़, उसमें कि 34 जो टेररिस्ट आउटफिट हैं उनको 2004 तक बैन कर दिया। 2019 में पार्लियामेंट ने इसमें कुछ अमेंड किया, जिसके बाद जो एक्ट एम्पावर करता है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू ग्रांट अप्रूवल फॉर सीजेशन जो भी पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी को सीज करने का पावर इसको प्रोवाइड करता है। जो एक्ट एम्पावर करता है ऑफिसर्स ऑफ द एनआईए रैंक ऑफ इंस्पेक्टर इन अबव टू इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ टेररिज्म इन एडिशन टू। अब यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं यूएपीए के, इसको जो है गवर्नमेंट कभी कभी मिसयूज्ड भी कर लेती है। अब जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं वो बार बार इसके अगेंस्ट भी बोलते रहते हैं। अब इसमें कुछ 2019 में अमेंड किए गए, और जो स्टेट सब्जेक्ट है पुलिस उसमें भी इसने एनक्रोचमेंट कर लिया, जो कि एक तरह से बोला जाए तो फेडरल स्ट्रक्चर को अपोज करता है। अब इसमें क्या होना चाहिए, क्या चेंजेस होना चाहिए? एंटी टेरर लॉ शुड नॉट बी यूज एज अ टूल टू साइलेंस क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसका यूज़ गवर्नमेंट के कोई जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिकल हैं उन लोगों को साइलेंट करने के लिए अगर कर रही है तो फिर वो एक एक्ट के हिसाब से ठीक नहीं है। फिर जो कमेटी है उसको सेटअप करना चाहिए, जो भी प्रोसेसेस हैं उसमें कोई इंडिविजुअल को अगर टेररिस्ट डेजिग्नेट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसके लिए पहले कमेटी को सेटअप करना चाहिए। वो कमेटी उस पर्सन के अगेंस्ट पहले इंक्वायरी करेगी, उसके बाद ये डिसाइड करेगी कि उसको टेररिस्ट डेजिग्नेट करना है कि नहीं। और जो भी लॉ के अंडर आर्बिट्रेडनेस है, मतलब स्टबर्ननेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मनमानी कर रही है तो उसको जुडिशियल रिव्यू के अंडर लेके आना चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपने लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, सिटी एयर क्वालिटी डिटेरिएट्स टू वेरी पुअर कैटेगरी। यू कैन सी हेयर कि ये जो दिल्ली के आसपास वाला रीजन है वहाँ पे ये एयर क्वालिटी जो है वो सीवियर कैटेगरी में पहुँचने ही वाली है। एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ही वेरी पुअर कैटेगरी में अभी जो है वो लाई कर रही है। यहाँ पे जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का सिस्टम है उसमें कुछ कलर कोडिंग दी जाती है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। तो उसके बेसिस पे ये यहाँ पे एयर क्वालिटी की बात की जा रही है दिल्ली एनसीआर में। यू कैन सी दैट दिल्ली इट इज़ हैविंग द रेटिंग ऑफ 395 विच इज़ क्वाइट, इट कैन कम अंडर सीवियर आफ्टर 1 और 2 डेज़। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो सीवियर कैटेगरी में आ जाएगा।
तो इसके बाद यहाँ पे अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, साथ में जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसको कैसे मेज़र किया जाता है, ये एक बार नोट्स के बेसिस पे देख सकते हैं। ये जो नोट्स हैं आप एक्सेस कर सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप सारे नोट्स जो हैं डेली बेसिस पे मॉर्निंग में पूरे एक्सेस कर सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये है कि आप अगर जो है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं और आपने ये जो है टॉपिक बस एक बार रीड कर लिए, तो पूरा न्यूज़पेपर का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको भी जाने बिना आप जो है वो सारी जो न्यूज़ के फॉर्डर पॉइंट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा अवेयर रहेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज़ CPCB। CPCB क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर में वर्क करती है। इसको 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि वाटर एक्ट से अपने पावर लेती है, लेकिन उसके जो फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट से मिलते हैं। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन यू ऑल नो वेरी वेल। अब जो ये एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करती है जो भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके, अब इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसमें एक चेयरमैन होता है और कुछ मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, और ये जो है वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। 9 प्रोजेक्ट बजट है, जैसे पॉल्यूशन का असेसमेंट करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेबोरेटरी मैनेजमेंट करना, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिक एमिशन, एफ्लुएंट स्टैंडर्ड बनाना, ट्रेनिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट करना, पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी को लेके आना। अब फंक्शंस क्या हैं इसके? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देना, जो भी रिलेटेड टू कैसे जो है एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट किया जाए और वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट किया जाए, ये काम इस बॉडी का होता है। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। जो ये सफ़र सिस्टम है वो नेशनल इनिशिएटिव है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। यहाँ पे आपसे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिस इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो आप उसको बोलोगे हाँ तो नहीं, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से रिलेट करता है, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर होती है, उनको मेट्रो सिटीज़ बोलते हैं। तो उन सिटीज़ में जो है एयर क्वालिटी को मेज़र करती है, जिससे कि लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस बढ़े और लोग जो है पॉल्यूशन कम से कम करें, जो व्हीकल्स हैं उनका यूज़ कम से कम करें। अब यहाँ पे इसमें जो है, अब इसके बाद जो ये सिस्टम है वो इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने डेवलप किया है और इसको यूज़ करता है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि IMD जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फिर इसमें जो है वो ट्रू कलर LED डिस्प्ले होती है, जो कि रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स 24/7, 24 घंटे 7 दिन ये एयर क्वालिटी के बारे में बताता है कलर कोडिंग के बेसिस पे। जो अभी हमने देखा था ग्रीन कलर 0 to 51, देन लाइट ग्रीन 51 to 100, तो इसके बेसिस पे ये बताता है। और इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आना, जिससे कि वो कम से कम पॉल्यूशन जो है वो फैलाएं। अब इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आई है उस ऑर्डिनेंस को पहले वो पूरी तरह से स्टडी करना चाहते हैं, उसके बाद ही उस ऑर्डिनेंस को वो अपना एसेंट देंगे, पहले वो चेक करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि एपेक्स कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट है, वो गवर्नमेंट ने जो भी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया है उसको पहले वो चेक करेंगे। अगर कोई उसमें कोई खामी होती है तो फिर वो ऑर्डर पास करेंगे उससे रिलेटेड। अब सॉलिसिटर जनरल जो हैं इंडिया के, तुषार मेहता, उन्होंने इन्फॉर्म किया कोर्ट को कि जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन जो है नेशनल कैपिटल रीजन और एडजॉइनिंग एरियाज़ जो ऑर्डिनेंस है 2020 में पास किया, तो उन्होंने ये भी बोला कि जो पॉल्यूशन है उसको कम करना चाहिए। और अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तो अपने सेंट्रल की असिस्टेंस से काम कर ही रही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पे मैग्सेसे अवार्ड विनर इंटरेक्ट विथ स्टूडेंट। अब ये जो मैग्सेसे अवार्ड है वो फिलीपींस की गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो एशिया का
नोबल प्राइज़ इसको माना जाता है। और ये जो है वो जो फिलीपीन प्रेसिडेंट थे रेमन मैग्सेसे, जो 1957 में प्लेन क्रैश में डाई हो गए, उनकी ऑनर में ये चीज़ें, ये जो है वो लाया गया। अब रेमन मैग्सेसे जो है वो थर्ड प्रेसिडेंट थे रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस के। अब यहाँ पे जो एशिया में जो इंडिविजुअल्स हैं उनको दिया जाता है। अब यहाँ पे जो अवार्ड है वो 5 कैटेगरीज में दिया जाता था: गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव कम्युनिटिव आर्ट्स, पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। 5 of these, however, were discontinued post 2009. अब यहाँ पे जो मोर देन 330 जो अवॉर्डीज़ हैं उनको इंक्लूड किया गया है। लेट प्रेसिडेंट कैरोजिन एक्यूनो और बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि अभी रवीश कुमार को भी दिया गया था थोड़े टाइम पहले, आपने सुना होगा न्यूज़ अगर आप ट्रैक करते हैं तो उसके बेसिस पे ये अपने लिए इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट यहाँ पे जो पंजाब है, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है जो सेंट्रल ने जो है उनका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड जो है अभी तक रिलीज़ नहीं किया है। तो ये पूरी की पूरी जो न्यूज़ है वो पॉलिटिकल है, बिकॉज जो पंजाब गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगा रही है, उसकी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगा रही है। बट अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है स्टेट रूरल डेवलपमेंट फ़ंड, जिसको बोलते हैं स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड। उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड है, ये जो है वो 1995-1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था नाबार्ड के अंडर। ये जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है वो उसने इसको प्रमलगेट किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि फ़ंड प्रोवाइड करना लोन के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट ओन कॉरपोरेशन को, जिससे कि वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट कर सके। जो एक्टिविटी हैं इसमें जो फाइनेंस की जाती हैं वो ब्रॉड कैटेगरीज उसकी हैं: एग्रीकल्चर, रिलेटेड सेक्टर। इसमें 27 एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं एग्रीकल्चर में जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। सोशल सेक्टर एंड रूरल कनेक्टिविटी। अब जो अपने लिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दैट फ्रेश अनरेस्ट ऑन आसाम मिज़ोरम बॉर्डर। तो जो आसाम मिज़ोरम बॉर्डर है वहाँ पे अभी जो है अनरेस्ट फिर से एरप्ट हो गया। तो जो आसाम के जो रेसिडेंट्स हैं, आसाम के जो लोग हैं, उन्होंने आसाम से मिज़ोरम तक जाने वाली जो नेशनल हाईवे है उस पे 100 से ज़्यादा जो ट्रक हैं जिनमें कि फूड और राशन है उसको ब्लॉक कर दिया, जिससे कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सप्लाई नहीं हो पा रही है। बिकॉज़ आसाम से ही जो है मिज़ोरम कनेक्ट होता है और कोई तरीका नहीं है मिज़ोरम को कनेक्ट करने का। तो अब ये पूरा इशू क्या है कि आसाम और मिज़ोरम के बीच में ये डिस्प्यूट हो रहा है जिससे कि उनको ब्लॉक करना पड़ रहा है। इस पूरे इशू को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आसाम और इनके बीच में इशू क्या है। जो इसका बैकग्राउंड है, जो बाउंड्री इशू है बिटवीन प्रेजेंट डे आसाम और मिज़ोरम, वो कॉलोनियल एरा से चला आ रहा है, जहाँ पे इनर लाइन जब डिमार्केट की गई थी अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव नीड ऑफ ब्रिटिश राज। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पे ऐसे लाइंस ड्रॉ कर दी थी और अलग अलग जो स्टेट्स तो नहीं बट अलग अलग प्लेस को डेजिग्नेट कर दिया था। तो ये जो मिज़ोरम है वो आसाम का पहले एक डिस्ट्रिक्ट था जिसको लोसाई हिल्स बोला जाता था। अब जो इशू है वो सेटल हो गया जब वंस फॉर ऑल व्हेन स्टेट्स को क्रिएट कर दिया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी स्टेट को क्रिएट किया था वो अपना एक मायोपिक विज़न लेके, मतलब बहुत दूर से उन्होंने देखा कि हाँ इन स्टेट्स को अलग अलग करना है। बट उन्होंने वहाँ जाके रियली जो इश्यूज़ था वहाँ पे जो ट्राइबल पीपल हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, उनको नहीं देखा कि अगर उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिमार्केशन करती अलग अलग स्टेट्स का, तो आज ये जो डिस्प्यूट्स हैं वो नहीं हो रहे होते। बिकॉज़ वहाँ पे अलग अलग एथनिसिटीज़ जो है उनके लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपल रहते हैं, तो उनके बीच में जो कल्चरल जो वो है डिस्प्यूट है वो चाहे जब आते रहते हैं। तो यहाँ पे जो अभी इशू है वो मिज़ोरम जो है उसको स्टेटहुड ग्रांट किया गया था 1987 में। 1972 में उसको मिज़ोरम जो है उसको अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, लेकिन बाद में 1987 में मिज़ोरम को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट जो है वो बनाया गया। आसाम जो है वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट बना 1950 में।
और lost much of its territory to new states that emerged from within its border। 1960 से 1970 के बीच में बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वो आसाम से टेरिटरी को सीड करके बनाई गई। तो जो आसाम मिज़ोरम जो डिस्प्यूट है वो जो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1875 में लेके आया था, जिसमें लोसाई हिल्स जो है वो सैचर प्लान, जो आसाम का जो प्लेन है उसका नाम है सैचर, वहाँ पे लुसाई हिल नाम का एक डिस्ट्रिक्ट था। उस डिस्ट्रिक्ट को जो है वो अलग कर दिया गया था, और जो लुसाई हिल है और मणिपुर उनके बीच में भी बाउंड्री को 1933 में डिमार्केट किया गया था। अब कॉलोनियल टाइम्स में मिज़ोरम जो है लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था, वो डिस्ट्रिक्ट था आसाम का। अब मिज़ोरम जो है वो बिलीव करता है कि जो बाउंड्री है वो 1875 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिमार्केट करनी चाहिए, जिसमें कि मिज़ोरम को थोड़ा और एरिया जो है आसाम का मिल जाएगा। तो ये मेन डिस्प्यूट है जो कि ड्राइव्ड हो रहा है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। अब जो मीजो लीडर्स हैं, मतलब मिज़ोरम के जो लीडर्स हैं, उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो पास्ट में डिमार्केशन नोटिफिकेशन था 1933, बिकॉज उसमें मीजो की जो सिक्योरिटी है उसको कंसल्ट नहीं किया गया। अब आसाम गवर्नमेंट फॉलो करती है 1933 का डिमार्केशन, तो आप समझ सकते हैं दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। एक बोल रहा है कि 1975 का जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन है उसको मानेंगे, दूसरा बोल रहा है हम 1933 का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है हम उसको मानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ आसाम एंड मिजोरम, स्टेटस क्यू शुड बी मेंटेन, और कोई भी नो मैंस लैंड होगी बीच में जहाँ पे कोई भी दोनों पर्सन नहीं आएंगे। अब कुछ अदर जो बाउंड्री इश्यूज हैं अदर स्टेट्स के बीच में नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो ब्रिटिश रूल है उसमें उस समय पे आसाम में प्रेजेंट डे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, साथ साथ मिज़ोरम, और फिर वो धीरे धीरे 1 बाय 1 सेपरेट स्टेट बनते गए, ये सारे वहाँ पे इंक्लूडेड थे। तो जो करंटली जो आसाम है उसका जो बाउंड्री प्रॉब्लम है वो हर एक स्टेट के साथ है। जैसे कि आसाम नागालैंड जो है उसका जो नागालैंड जो है आसाम के साथ 500 किलोमीटर्स का बाउंड्री शेयर करता है, और उसको 1963 में स्टेटहुड दिया गया था, और जो है आसाम के नागा हिल डिस्ट्रिक्ट से बना था, एंड अरुणाचल प्रदेश की कुछ पार्ट उसने सीड किए थे। अब वायलेंट क्लैशेस होती रहती हैं, आर्म कॉन्फ्लिक्ट होती रहती हैं, तो 1965 से अब जो बाउंड्री डिस्प्यूट जो सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहे हैं आसाम और अरुणाचल प्रदेश का, दोनों के बीच में 800 किलोमीटर की बॉर्डर है। जो अरुणाचल प्रदेश है उसको अरुणाचल प्रदेश को 1987 में स्टेटहुड दिया गया था, और क्लैशेस हुए फर्स्ट 1992 में। उसके बाद से ही इलीगल एनक्रोचमेंट का दोनों तरफ से एक्विजिशन होता रहता है, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट इसकी बाउंड्री डिस्प्यूट को सुन रहा है। देन आसाम मेघालय के बीच में भी जो है वो डिस्प्यूट है। जो मेघालय जो है वो आसाम के गारो, जैंतिया और खासी जो हिल्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स को इकट्ठा करके बनाया गया था 1972 में। तो मेघालय गवर्नमेंट जो है उसका आसाम के साथ 12 एरियाज़ पे डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ये एक मैप के बेसिस पे कि ये है यहाँ पे आसाम। इस आसाम जो स्टेट्स है इसका मेघालय से डिस्प्यूट है, अरुणाचल प्रदेश से डिस्प्यूट है, नागालैंड से डिस्प्यूट है, मिज़ोरम से डिस्प्यूट है। तो ये बहुत सारे इसके डिस्प्यूट के बारे में आज हमने बात की है। अब जो अगली नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपने लिए है दैट इज़ NHRC सीक्स रिपोर्ट ऑन रिहेबिलिटेशन। यहाँ पे इशू क्या है, जो हीराकुंड डैम है उड़ीसा में, उसमें जो है पर्सन हैं जो अफेक्ट हुए थे उनका रिहेबिलिटेशन कैसे करना है, और उनको क्या क्या पेमेंट देना है उड़ीसा गवर्नमेंट को। तो उसके बेसिस पे ये जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो है उनसे उड़ीसा गवर्नमेंट से रिपोर्ट जो है वो मांगी है। अब यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एक बार इसके भी इशू को डिस्कस कर लेते हैं। जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसको आप प्रीलिम्स से तो रिलेट कर ही सकते हैं, साथ में
GS2 में जो टॉपिक है स्टैच्यूटरी बॉडी, उससे भी रिलेट कर सकते हैं। जो NHRC है उसको 1993 में जो है ह्यूमन राइट्स एक्ट के बेसिस पे बनाया गया था, और जो है एक्ट स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को बनाने का भी जो है वो अधिकार देता है। अब ये जो NHRC है उसका मेन वर्क होता है कि वो जो भी इंडिया का ह्यूमन राइट्स है उसको प्रमोशन करना और साथ में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अब जो कमीशन है उसका वो मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसमें कि चेयरमैन होते हैं और 5 मेंबर होते हैं। चेयरमैन जो होते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं या जज हो सकते हैं। अब जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं, इनको रिकमेंड करती है जो 6 मेंबर कमेटी है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और यूनियन होम मिनिस्टर। ये जो कमेटी होती है वो उसको अपॉइंट करती है। अब ये जो ऑफिस है उसको 3 साल के लिए होल्ड करते हैं, जब तक कि उनकी एज जो है वो 70 ईयर्स ना हो जाए, दोनों में से कोई एक। और प्रेसिडेंट जो है वो उनको रिमूव भी कर सकते हैं अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। तो ये यहाँ पे NHRC के बारे में बात थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपने लिए इस पेज में कोई भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है। नाउ ये एडिटोरियल्स डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट एडिटोरियल है वो बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में है, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल जो है वो इंडिया और USA की पार्टनरशिप के बारे में है, वी विल डिस्कस दिस। एंड ये जो थर्ड है वो असर जो रिपोर्ट है जो प्रथम NGO रिलीज़ करता है, उस रिपोर्ट के बारे में बात की गई है इस एडिटोरियल में, ये भी पूरा डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लास्ट एडिटोरियल जो दिल्ली में एयर क्वालिटी जो है वो इतनी डिटेरियोरेट हुई है, तो उस एयर क्वालिटी के डिटेरिएशन में क्या कंडीशन है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात की गई इस आर्टिकल में, तो ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ये है ये आर्टिकल, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्कूल एजुकेशन है उसमें आखिर क्या ऐसी कमियां जो हैं वो रह गई हैं। अभी जो स्टूडेंट हैं वो बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड अदर रिलेटेड फैसिलिटीज़ वो एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं, बट जो ये असर रिपोर्ट है जो जो कि प्रथम NGO ने रिलीज़ की है, उसके बेसिस पे असर, फुल फॉर्म ऑफ असर इज़ एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट। उन्होंने बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको बहुत जल्दी ही एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला जो टाइटल है इसका, गैप्स इन लर्निंग, ये शो कर रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो लर्निंग है वो उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है जितनी जो नॉर्मल सिचुएशन में होती है। नॉर्मल सिचुएशन में भी बहुत सारी जो है इसमें लैकिंग होती है, लेकिन अभी जो है पेंडेमिक की सिचुएशन है, तो पेंडेमिक की सिचुएशन की वजह से जो लैकिंग है वो थोड़ी और बढ़ गई है। अब पूरी तरह से स्कूल क्लोज हैं, पूरी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो डिपेंड हैं कि जो टीचर हैं वो उनको ऑनलाइन जो लर्निंग मटेरियल है वो प्रोवाइड कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू या अदर जो सोशल साइट्स हैं उनके थ्रू जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो इसमें जो असर रिपोर्ट की फाइंडिंग है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रिमीडियल मेज़र जो है जल्द से जल्द लेना चाहिए, जिससे कि स्कूल में लर्निंग जो है वो पॉसिबल हो सके। अब जो असर सर्वे है उसमें 26 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज़ को इन्होंने सर्वे किया, और उससे जो फाइंडिंग इनको मिली कि प्राइवेट स्कूल से जो एनरोलमेंट है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी ज़्यादा हो रहे हैं, 5% पॉइंट ज़्यादा हुए हैं 2018 में क्लास 1 से हायर सेकेंडरी लेवल पे। उसके बाद जब फिज़िकल क्लास को सस्पेंड कर दिया गया, लॉकडाउन था जब मार्च में, तो स्टूडेंट जो हैं वो एनरोल ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पहली तो ये कि उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है, और दूसरा उनके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कि वो एनरोल करें। अब जो सर्वे की फाइंडिंग है कि सर्वे ने फाउंड किया कि 43.6% स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनके पास स्मार्टफ़ोन ही नहीं है। तो आप सोचिए कि अगर स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफ़ोन नहीं होगा
तो जो वो ऑनलाइन लेक्चर है उनको तो एक्सेस वो कर ही नहीं पाएंगे। और जो 67% ऑफ दोज हु रिसीव्ड लर्निंग मटेरियल इन दीज इंस्टीट्यूशन गॉट दैम ओवर व्हाट्सएप। तो आप सोच सकते हैं अगर किसी प्लेस पे जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो बहुत ही लूज़ होगी तो उस कंडीशन में वो पर्सन कैसे जो है वो अपनी लर्निंग एक्टिविटी को आगे बढ़ा सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वो फिर अपनी जो लर्निंग है उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो घर पे भी अपने जो उनके जो सिबलिंग्स हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी हेल्प से पढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे ये कोशिश करनी चाहिए कि जो एजुकेशन की एड है वो जल्दी से जल्दी बच्चों को प्रोवाइड की जाए। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो फ्यूचर है उसके बारे में भी सोचना चाहिए, बिकॉज़ गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि ये कैसे भी करके ये जो ईयर है वो जीरो ईयर इसको ना बोला जाए, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग एट ऑल, सम स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग एट ऑल। तो उनको देखते हुए इसको ज़ीरो ईयर तो जो है वो रिलीज़ नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को कोई ना कोई जो एफर्ट है वो लगाने ही चाहिए। अब जो नेक्स्ट इशू है वो इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है उसके बारे में है। जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की अभी जो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक इशूज़ से रिलेटेड जो 2+2 डायलॉग है, इंडिया के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इश्यूज़ को डिस्कस किया, जो कि यूएसए के मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड यूएसए के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे बात की। तो उसमें उसके बारे में इस आर्टिकल में पूरी तरह से बात की गई है। इस आर्टिकल में बात की गई है कि पहले जो है जब बहुत पहले इंडिया और यूएसए का कोई ऐसा टाइज़ नहीं थे। सबसे पहले 1991 में जो लाइटर कमांड जो आर्मी कमांड जो है यूएस पैसिफिक कमांड जो है बन रही थी, उसमें डिफेंस कोऑपरेशन हुआ था 1995 में, जिसमें कि डिफेंस सेक्रेटरी लेवल पे डायलॉग हो रहा था। लेकिन उसके बाद जो इंडिया है उसने अपना जो न्यूक्लियर जो इशू है उसकी वजह से इंडिया पे जब इंडिया ने न्यूक्लियर जो है उसका टेस्ट किया था 1998 में, तो उसके बाद इंडिया पे बहुत सारे जो हैं सैंक्शन भी लगा दिए गए थे यूएसए के द्वारा। उसके बाद यूएसए ने बहुत ज़्यादा यूएसए ने सैंक्शन लगाए थे और इंटरनेशनल जो है कंडेमेशन कैंपेन भी चलाया था। उसके बाद 18 राउंड्स ऑफ टॉक हुई इंडिया और यूएसए के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के बाद में फिर जो है वो सैंक्शन जो है 2005 में लिफ्ट किए गए और 10 ईयर फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया गया। अब यहाँ पे जो फ्रेमवर्क उस समय लेट आउट हुआ था उसमें कोऑपरेशन की बात की गई थी, जो कि जॉइंट एक्सरसाइजेज, इंटेलिजेंस एक्सचेंजेस, जॉइंट ट्रेनिंग फॉर मल्टीनेशनल कोऑपरेशन इंक्लूडिंग डिज़ास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इसके बारे में बात हुई थी। अब यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया और यूएसए का जो रिलेशन है वो प्रोग्रेसिवली बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया। जो अदर फैक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज़ इंडियन इकोनॉमी जो है आफ्टर जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन जो 91 में हुआ था, उसके बाद इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 7% से ज़्यादा है। और इंडिया जो बायलेटरल ट्रेड है वो 20 बिलियन था, $20 बिलियन था यूएसए के साथ 2000 में, और वो बढ़ के 140 बिलियन हो गया। और इंडिया का जो 4 मिलियन डायस्पोरा है, मतलब अमेरिका में रहने वाले जो इंडियन लोग हैं, लगभग 40 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं। तो इसका इम्पैक्ट दोनों के जो रिलेशन है उसमें देखा जा सकता है। अब जो इंडिया ने जो डिफेंस एक्विजिशन किया था 2005 में $400 मिलियन का, उसको बढ़ा के जो यूएस ने अभी साइन किया है डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट $18 बिलियन के। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन हैं उसमें कितना बड़ा जो चेंज है उसको देखा गया। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा पुश है वो नरेंद्र मोदी जी जो हैं
उन्होंने जो हेजिटेशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब बहुत टाइम से जो हेजिटेशन था यूएस इंडिया रिलेशन में, उसको ख़त्म करते हुए जॉइंट स्ट्रेटेजिक विज़न फॉर द एशिया पैसिफिक और इंडियन ओशियन रीजन 2015 में बराक ओबामा के साथ साइन किया। फिर उसके बाद जो कि 2+2 जो डायलॉग है उसको लॉन्च किया गया 2018 में रिपब्लिकन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से, जिससे कि कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दिखती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब जो लास्ट वीक इंडिया और यूएसए के बीच में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA, जिसके बारे में कल हमने नोट्स में डिस्कस किया था, आप नोट्स को जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके एक्सेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक लाइक तो बनता है। जो जनरल सेक्रेटरी है, मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट सबसे पहले वो साइन किया गया। अब ऐसा नहीं है कि ये जो BECA एग्रीमेंट कोई इंडिया ने अकेला साइन किया है, ओवर 60 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इसको साइन किया है। इंडिया ने जो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी साइन किया है रिलेटिंग टू एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। आपने अभी सुना होगा कि इंडिया का जो यूएसए का जो एक एयरक्राफ्ट है वो इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे आया था, वहाँ पे उसकी रिफ्यूलिंग की गई थी, तो बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट LEMOA, तो LEMOA जो एग्रीमेंट हुआ था उसके बेसिस पे ये बात की जा रही थी। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट इज़ कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट इन 2018, जिससे कि एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है दोनों कंट्रीज़ के बीच में कैसे उनको एनक्रिप्ट करना है। अब ये वाला जो एग्रीमेंट है ये भी 100 कंट्रीज से ज़्यादा ने साइन किया है। अब ये जो एग्रीमेंट है US इक्विवेलेंट एग्रीमेंट ऑन लॉजिस्टिक एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन, उस वो इंडिया ने फ्रांस के साथ भी साइन किया है, बट विदाउट द पॉलिटिकल फोर्स, उसको ऐसा कोई पॉलिटिकल इशू बनाया नहीं गया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट अपने लिए है, US जो है अभी तक कोई, आपने भी देखा होगा कि जब आप किसी से बात करते हो तो देखते हो कि वो हमसे छोटा है तो उससे अलग बात करेंगे, कोई हमसे बड़ा है तो उससे अलग बात करेंगे, सीनियर है तो अलग, जूनियर है तो अलग। ऐसे US भी ट्रीट करता था कंट्रीज़ को, जो कंट्रीज़ उसके साथ हैं उसके साथ वाले लेवल की हैं उनको अलग ट्रीटमेंट, जो कंट्रीज़ उससे नीचे हैं, पुअर हैं, उनको अलग ट्रीटमेंट। बट इंडिया ने ये वाला जो उनका जो मिथ है उसको ब्रेक कर दिया। US डोमिनेट जो एलाइज स्ट्रक्चर है उसको भी इंडिया जो है वो कोई भी कैटेगरी में नहीं आता, तो देयरफॉर एंगेजिंग एज इक्वल पार्टनर्स। इंडिया और US जो हैं वो एक इक्वल पार्टनर है। रिकॉग्नाइज दिस, इंडिया USA ने इंडिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर डेजिग्नेट किया था 2016 में, जिससे कि ये प्रोपोजिशन जो इंडिया को दी गई वो एक यूनिक है इंडिया के लिए। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट जो है प्रमलगेट हुआ, ऑथराइजिंग द सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट एंड डिफेंस टू टेक नेसेसरी मेजर्स। अब ये बात इस आर्टिकल में की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि USA इंडिया का जो इंक्लूज़न है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में सपोज जो है वो सपोर्ट कर रहा है, बट जो चाइना है उसको बार बार ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है राइटर कि कोई भी आइडिया जो है उसको लाया जाता है अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन वो आइडिया तभी काम का होता है जब उसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि क्वाड ग्रुप को 2007 में सबसे पहले सोचा गया, लेकिन आज उसकी जो ज़रूरत है और उसका महत्व है अभी लोगों को समझ में आ रहा है। इसके बाद दूसरा जो है, अभी लास्ट मंथ में टोक्यो में इंडिया को इनवाइट किया गया। 5I जो अलायंस है 1941 में सेटअप हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम का है, तो उसमें भी इंडिया को इनवाइट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अब जो नेक्स्ट है इसमें बात की गई है कि जो स्टेबल बर्निंग है पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले रीजन, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले रीजन के आसपास स्टेबल की बर्निंग की जाती है, जिसमें कि जो
धान का खेत होता है उसमें जो चारा बचता है उसको जला दिया जाता है, जिससे वो फार्मर्स के लिए सबसे आसान है, क्योंकि फार्मर्स को अगली फसल उगाने और पिछली फसल को काटने के बीच में बहुत कम टाइम बचता है, तो उनको सबसे आसान काम है कि वो फसल को जला दें। तो उससे बहुत ही ज़्यादा जो है पॉल्यूशन फैलता है। तो उसके लिए जो है पूसा इंस्टीट्यूट जो है उनने एक डिकम्पोज़र डेवलप किया है, जो कि फंजाई की हेल्प से उन्होंने डेवलप किया है। एक फार्मर्स को उन्होंने इसमें 4 टैबलेट्स का सेट है जो कि एक्सट्रैक्ट किया गया है फंजाई की स्ट्रेन से, जो फंगस होती है उसके जो स्ट्रेन है उससे इसको डेवलप किया गया है, जो कि पैडी जो है उसका जो स्टबल है उसको बहुत ही जल्दी डिकम्पोज कर सकते हैं। तो इससे फार्मर्स, अगर ये सफल हो जाता है सिस्टम, तो फार्मर्स को इससे बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा, पहला तो एयर पॉल्यूशन कम हो जाएगा, दूसरा सॉइल की फर्टिलिटी भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दैट वाज इन टुडेज़ न्यूज़ डिस्कशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी